Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is biotechnology and human disease. अब biotechnology और human disease, this is a simply laboratory techniques. अब laboratory techniques के अंदर PCR पढ़ना है, CRISPR, Cas9, blotting procedures, इसके अलावा flow cytometry है, micro arrays है, ELISA है, karyotyping है, fish है, molecular cloning है, gene expression modification है. अब इस टॉपिक में एटलीस्ट आपने ये पढ़ना है कि कौन सी टेक्निक किस डिजीज़ को या कंडीशन को डायग्नोस करती है. फॉर एग्जांपल पीसीआर एचआईवी को डायग्नोस करती है. इस तरीके से आपने ये सारी टेक्निक्स वगैरह पढ़नी है. क्लियर? ठीक हो गया. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, या फिर हम वो पढ़ते हैं कहने का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, फिर हम उसको रिवाइज भी करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहली टेक्निक है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाम पे फोकस करो. पॉलीमरेज डीएनए को बनाएगा, चेन रिएक्शन बार बार होते रहेगा, रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ डीएनए नहीं होता. तो अब एक बात रट्टा मारना, जो पीसीआर होता है दो ही जगह पे इस्तेमाल होगा. नंबर 1, अगर न्यू नेट के अंदर एचआईवी है उसको डायग्नोस करने के लिए, और नंबर 2 हर्पीस एन्सेफलाइटिस के अंदर सीएसएफ का पीसीआर कराते हैं. वैसे और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए. अब इस टॉपिक में एचआईवी के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आएंगे, तो लेट मी समराइज. अगर वो पूछे कि न्यू नेटल एचआईवी है उसको डायग्नोस करना है, आंसर इज पीसीआर. अगर वो ये कहे कि एचआईवी वाला पेशेंट है उसमें CD4 सेल काउंट देखना है, देन फ्लो साइटोमेट्री इज़ द आंसर. अगर वो कहे एचआईवी वाला पेशेंट है और आपने स्क्रीनिंग करनी है तो आंसर इज एलाइजा. और अगर एचआईवी वाला पेशेंट है कंफर्मेशन करनी है, कंफर्मेटरी, आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ये मैंने सारे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू बता दिया है. क्लियर? तो ये पीसीआर होता है. पीसीआर के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा डीएनए आपके पास होता है, आप उसको एम्पलीफाई कर देते, इतना एम्पलीफाई करते हैं कि आपके पास अच्छा खासा डीएनए जमा हो जाता है. अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है और इलोंगेशन होता है. डीनेचुरेशन का मतलब है ये, दिस इज़ द डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन के अंदर जो डीएनए होता है उसको, उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जा सकता है. ओके तो डीएनए को जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब डीनेचुरेशन के अंदर कैसे डीनेचुरेशन करते हैं? डीनेचुरेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, डीएनए को हीट करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं. क्लियर? और आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? डीएनए का टेम्पलेट, डीएनए में प्राइमर, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब सब कुछ दे दिया डीएनए बनाने के लिए. तो डीनेचुरेशन के अंदर हीट किया ताकि डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए. फिर एनीलिंग के अंदर क्या करते हैं? सैंपल को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं और डीएनए प्राइमर ऐड करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एरिया पर. दिस इज कॉल्ड एनीलिंग फेज. फिर थर्ड फेज में क्या होता है? टेम्परेचर दोबारा बढ़ा देते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है, डीएनए बनाता रहता है. तो आप हीटिंग करोगे, कूलिंग करोगे, हीटिंग करोगे, कूलिंग करोगे उस वक्त तक जब तक आपके पास अच्छा खासा डीएनए ना आ जाए. तो एचआईवी के अंदर अगर आपने वायरल लोड को चेक करना है, या न्यू नेटल एचआईवी को देखना है, या हर्पीज एन्सेफलाइटिस को डायग्नोस करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एक होता है आरटीपीसीआर. आरटीपीसीआर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. रट्टा मारना कि जो आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज यूज्ड टू डायग्नोस द हेपेटाइटिस सी वायरस एंड दिस इज आल्सो यूज्ड टू डायग्नोस द कोरोना वायरस, जिसको SARS-CoV-2 बोलते हैं. पता नहीं क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, पता नहीं क्या होता है. क्लियर? तो ये था आरटीपीसीआर. इसके अलावा एक और ख़ास तरह का पीसीआर होता है विच इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव पीसीआर. क्वांटिटेटिव पीसीआर में नाम लग रहा है कि इसमें आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वायरल लोड को देखने के लिए करते होते हैं. वायरल लोड को देखने के लिए हम पीसीआर वगैरह करते होते हैं. नेक्स्ट में क्रिस्पर Cas9 है, उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा. इसके बाद चलते हैं ब्लॉटिंग. ब्लॉटिंग को वैसे उर्दू ज़बान में धब्बा वगैरह कहते हैं. ठीक हो गया, पता नहीं इसके अंदर धब्बे वगैरह ही चेक करते हैं. तो इसमें 3 टेक्निक होती है. साउदर्न ब्लॉटिंग होती है, साउथ, नॉर्थ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. जो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है वो डीएनए के लिए होती है, तो इसको याद करना है, SD से रट्टा मार लो. जो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है वो किसके लिए होती है? वो डीएनए को लिए होती है. किसके लिए होती है? डीएनए के लिए. या स्नो ड्रॉप से भी रट्टा मार सकते हो, या जैसे मैं बता रहा हूँ SDNR.
एन आर से एन से नॉर्दर्न और आर से क्या आरएनए, तो ये इसमें आरएनए का सैंपल यूज़ होता है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर प्रोटीन का सैंपल यूज़ होता है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, साउदर्न ब्लॉटिंग के अंदर डीएनए का सैंपल यूज़ होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर आरएनए का सैंपल यूज़ होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर प्रोटीन का सैंपल यूज़ होता है। अब इन सब के इन क्लिनिकल यूजेस आपको आने चाहिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है वो दो कंडीशन में इस्तेमाल होती है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन एटलीस्ट कम से कम दो तो आनी चाहिए। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी को देखने के लिए कि कितनी हेट्रोजाइगोसिटी है। नंबर 2, जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, उसमें FMR1 जीन की हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है, उसके अंदर CGG रिपीट्स को देखने के लिए। तो दो यूज़ है इसके, नंबर 1 हेट्रोजाइगोसिटी को देखने के लिए, नंबर 2 रिपीट्स को देखने के लिए। क्लियर। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि डीएनए का सैंपल आपने लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्लीव कर दिया, फिर छोटे छोटे टुकड़े जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट थे, फिर उनको मेम्ब्रेन पर डाल दिया, मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए का प्रोब डाल दिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, फिर वो विजुअलाइज हो गया। बस ये स्टेप था। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या सैंपल यूज़ होगा? आरएनए यूज़ होगा, एंड दिस इज़ यूज टू डिटेक्ट सप्लाइसिंग एरर्स, और सप्लाइसिंग एरर्स आपको बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर प्रोटीन का सैंपल यूज़ होता है और ये इस्तेमाल होता है HIV को कंफर्म करने के लिए। क्लियर, ठीक हो गया। तो साउदर्न ब्लॉटिंग के अंदर डीएनए को सेपरेट किया और पार्टिकुलर प्रोब लगाया फॉर जीन डिलीशन और म्यूटेशन। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर जो आरएनए है उसको सेपरेट किया और प्रोब लगाया टू डिटेक्ट कि मैसेंजर आरएनए कितना एक्सप्रेस हुआ है, टू डिटेक्ट सप्लाइसिंग एरर। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसमें प्रोटीन को सेपरेट किया और इसमें जो प्रोब होता है, एक बात रट्टा मारना, साउदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इन दोनों के अंदर जो प्रोब होता है वो लेबल्ड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? लेबल्ड डीएनए होता है। लेकिन इस केस में जो प्रोब यूज़ होता है वो एंटीबॉडीज़ होती है। इसमें कौन सा प्रोब यूज़ होता है? एंटीबॉडी वाला प्रोब यूज़ होता है। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू कन्फर्म HIV आफ्टर एलाइजा। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिस्पर Cas9। दिस इज़ वेरी फजूल टॉपिक बट मजबूरी है एक्सप्लेन करना। तो ये क्या होता है? दिस इज़ द जीनोम एडिटिंग टूल। ठीक हो गया। अब जीनोम एडिटिंग टूल है, डैट मीन्स कि हम जीन को निकाल सकते हैं या जीन को इंसर्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर स्टडीज़ के लिए या देखने के लिए कि ट्यूमर सेल कैसे बिहेव कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड जीन एडिटिंग, कि आप जीन्स को निकाल रहे हैं या जीन को इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसको कैसे करते हैं? इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप का RNA चाहिए होता है विच इज़ द गाइड RNA। अब ये गाइड RNA आपके टारगेट DNA से क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नंबर 2, आपको एक खास तरह की प्रोटीन चाहिए होती है which is the endonucleases which is Cas9। अब जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो अंदर से डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं। वो सिंगल भी हो सकता है या वो डबल भी हो सकता है। बस इसमें ये रट्टा मारना कि इसके अंदर गाइड RNA यूज़ होता है टू टारगेट डीएनए। तो जो गाइड RNA है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? डीएनए को तोड़ सकते हैं या फिर डीएनए में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ इंसर्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड नॉक इन विच इज कॉल्ड एडिटेड सीक्वेंस, या कुछ निकालना है दिस इज कॉल्ड नॉक आउट विच माइट बी फ्रेम शिफ्ट और इनएक्टिवेशन। तो अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? नंबर 1 है कि अगर आपने कोई विरुलेंस फैक्टर निकालने हैं बैक्टीरिया से तो इसी टेक्निक से निकालोगे, और विरुलेंस फैक्टर निकालने के बाद फिर उसके जो एबनॉर्मल जीन है उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दोगे। नंबर 1 विरुलेंस फैक्टर को निकालना, नंबर 2 जो डिजीज़ वाले जीन्स हैं उनको हेल्दी जीन से रिप्लेस करना, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, और नंबर 3 कैंसर सेल को टारगेट करना। तो ये एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्लो साइटोमेट्री। ओके, अनदर फजूल टॉपिक बट समवट इंटरेस्टिंग। तो जो फ्लो साइटोमेट्री होती है यह इम्यूनोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती है। अब आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं या B या T लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके सेल के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होती है, उनके सेल के जो सेल सरफेस प्रोटीन्स होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है वाया फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़।
यानी इम्यूनोफिनोटाइप देखा जाता है। इम्यूनोफिनोटाइप के अंदर ये देखा जाता है कि सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद है, और इस एंटीजन को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज़ पर यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि साइज़, ग्रैनुलैरिटी कितनी है, या प्रोटीन की एक्सप्रेशन क्या है, यानी आप सेल्स का इम्यूनोफिनोटाइप देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, जो सेल्स होते हैं जिनको आपने स्टडी करना है, मोस्टली लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, उनको स्पेसिफिक एंटीबॉडी से क्या कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। वो एंटीबॉडी उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन या सेल के अंदर एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक होती है। अब जो फॉर एग्जांपल टी सेल्स हैं, उनकी सरफेस के ऊपर CD3 रिसेप्टर्स होते हैं, और जो किलर टी सेल होते हैं उनके ऊपर CD8 होते हैं, हेल्पर टी सेल के ऊपर CD4 होते हैं। उनके खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है, और ये एंटीबॉडीज़ किसी फ्लोरेसेंट डाई से अटैच होती है। दैट इज़ वाई जब भी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगी, फ्लोरेसेंस वगैरह प्रोड्यूस करती है। फिर सैंपल की एनालिसिस की जाती है और फिर ग्राफ्ट को प्लॉट किया जाता है, और ग्राफ्ट में जो जितने डॉट्स हैं वो हमें ये बताता है कि कितने रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल्स हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, ये CD8 के लिए भी नेगेटिव है और CD3 के लिए भी नेगेटिव है। जो सेल्स राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, इसमें तो कोई है ही नहीं। अब जो सेल्स इस क्वाड्रेंट में है वो CD8 के लिए पॉजिटिव है, CD3 के लिए नेगेटिव है, और यहाँ पे तो कोई सेल है ही नहीं। क्लियर, जो सेल लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है वो दोनों के लिए वो CD3 के लिए पॉजिटिव है और CD8 के लिए नेगेटिव है। मतलब ये पूरा ग्राफ बनाया जाता है। अब जो फ्लो साइटोमेट्री है ये किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है, नंबर 1 कैंसर के लिए, ल्यूकीमिया के लिए, नंबर 2 प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स ब्लड सेल को उड़ा देती है, नंबर 3 प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फीटल RBCs को देखने के लिए, और नंबर 4 इम्यूनो डेफिशिएंसी को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल HIV में CD4 सेल्स कितने हैं। दिस इज द फ्लो साइटोमेट्री, दिस इज द फ्लो साइटोमेट्री। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है माइक्रो एरेस। माइक्रो का मतलब छोटे, एरेस का मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, तो जो एरेज होते हैं, एरे में क्या होता है, DNA, थाउजेंड्स ऑफ DNA ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स 2 से लेकर 10 तक हो गए। तो जो थाउजेंड्स ऑफ DNA ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो आपने ग्लास ग्रिड या सिलिकॉन चिप पे अटैच किए हुए हैं, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ DNA ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रो एरेज। फिर आप करते क्या है माइक्रो एरेज के अंदर, माइक्रो एरेज के अंदर DNA चिप्स होती है और एक चिप के अंदर हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर, ठीक हो गया। बस ये जीन के एक्सप्रेशन को देखने के लिए काम आती है कि इस जीन ने कितना अपने आप को एक्सप्रेस किया, कंपैरेटिव स्टडी को देखने के लिए कि इस जीन ने इतनी ट्रांसक्रिप्शन शो की है, इस जीन ने इतनी ट्रांसक्रिप्शन शो की है। तो अब इसके क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, सिर्फ इनको रट्टा मारना है। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नहीं ज़रूरत। नंबर 2 कॉपी नंबर वेरिएंट्स फॉर जीनोटाइपिंग, सिर्फ रट्टा मारना है कि किन किन जगह पे इस्तेमाल होती है। नंबर 1 सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 2 कॉपी नंबर वेरिएंट्स, नंबर 3 क्लिनिकल जेनेटिक टेस्टिंग, इसको वैसे आप छोड़ सकते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस के लिए माइक्रो एरेज या छोटी छोटी चिप्स इस्तेमाल होती है। कैंसर की म्यूटेशन के लिए और लिंकेज एनालिसिस के लिए। बस एटलीस्ट इतना आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एलाइजा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, ये हम पता नहीं कौन से ज़माने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो एलाइजा होता है, एलाइजा एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसके अंदर एंटीजन को भी देखा जाता है और एंटीबॉडी को भी देखा जाता है। एंटीजन को देखने के लिए डायरेक्ट एलाइजा होता है और एंटीबॉडी को देखने के लिए इनडायरेक्ट एलाइजा होता है। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम लगा होता है। जब होता ये है कि जब एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो उसके साथ जो एंजाइम होता है वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोडक्ट होती है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट एलाइजा में ये है कि यहाँ पे जो एंटीजन है, एंटीजन के अगेंस्ट आपने क्या बनाई हुई है, लेबल्ड एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम लगा हुआ है, और एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और प्रोडक्ट कोई ना कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। क्लियर, दिस इज डायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर
जो एंटीजन होगा, एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है, हम उस एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे। इनडायरेक्ट एलाइजा में हमने एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना है, तो एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, उसके साथ एंजाइम लगा होगा, वो यही काम करेगा। और जो एलाइजा होता है दिस इज़ यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ HIV या हेपेटाइटिस B या C की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्लियर, ठीक हो गया। तो जो कैरियोटाइपिंग होती है ये क्रोमोसोम की स्टडीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। क्रोमोसोम की जो स्टडीज़ वगैरह के लिए कैरियोटाइपिंग इस्तेमाल होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरियोटाइपिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्रोमोसोम की सेल डिवीजन को रोकना है। सेल डिवीजन को रोकने के लिए कोल्चिसिन इस्तेमाल करते हैं, और सेल डिवीजन किस फेज़ में रेस्ट करते हैं, क्रोमोसोम को मेटाफेज में देखा जाता है। फिर उनकी साइज, आर्म लेंथ रेशो, बैंड पैटर्न, ये सब देखा जाता है। ये आप रट्टा मार सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोल्चिसिन यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ मेटाफेज में अरेस्ट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इसका जो सैंपल होता है वो ब्लड का हो सकता है, बोन मैरो का हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड या प्लेसेंटा का हो सकता है। एंड दिस इज़ यूज्ड टू डायग्नोस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़। अब ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ के अंदर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम आता है। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा। लास्ट है फिश, जिसको मच्छी कहते हैं या मछली कहते हैं। ओके, फ्लोरिसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जो फ्लोरिसेंट DNA प्रोब होते हैं वो जीन की लोकेशंस या जीन के नंबर वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या यूज़ होते हैं, फ्लोरिसेंट DNA या RNA प्रोब्स होते हैं, वो स्पेसिफिक जीन पे जाके बाइंड कर देते हैं। रट्टा मारना जो फिश होती है वो 3 कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है, माइक्रो डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन। रट्टा मारना जो माइक्रो डिलीशन होती है उसके 3 एग्जाम्पल्स कम से कम आनी चाहिए, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, नंबर 2 इज द विलियम सिंड्रोम एंड क्राइडू कैट सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन में जो एग्जाम्पल आती है वो CML की आती है, और डुप्लीकेशन की कोई ट्राइसोमी या टेट्रासोमी आ जाती है। माइक्रो डिलीशन के अंदर क्या होगा, हम फ्लोरिसेंट DNA या RNA प्रोब ऐड करेंगे। अगर माइक्रो डिलीशन है, अगर छोटी सी डिलीशन हो चुकी है तो आपको उस क्रोमोसोम में कोई फ्लोरिसेंस पैटर्न ही नहीं मिलेगा। ट्रांसलोकेशन का कैसे पता लगेगा, ट्रांसलोकेशन के अंदर जो फ्लोरिसेंस पैटर्न है जो एक पार्टिकुलर जीन का था वो किसी और क्रोमोसोम पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल BCR ABL की फ्यूजन होती है, यानी जो ABL जीन है वो कहाँ चला जाता है, BCR के पास चला जाता है, 22वें पे आ जाता है। तो 22वें के अंदर फ्लोरिसेंस देखने को मिलती है ABL की, और डुप्लीकेशन के अंदर सेकेंड कॉपी क्रिएट हो जाती है। लास्ट इज़ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के अंदर क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर या यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम बहुत सारे रिकम्बिनेंट DNA बनाते हैं। रिकम्बिनेंट DNA का मतलब है ऐसा DNA जो मोर देन 1 स्पीशी के मिलाने से बना है, ठीक हो गया। तो इससे हम ह्यूमन प्रोटीन बना सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया को एज अ फैक्ट्री के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इसके बाद लास्ट अनदर फजूल टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से आना वाना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक हो गया। जीन एक्सप्रेशन मॉडिफिकेशन के जो माइस है उन पे तजर्बे किए गए, ट्रांस जीनी के एक जीन को दूसरी जगह पे इंसर्ट किया गया, ठीक हो गया, क्लियर। अब इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। अगर आप जीन इंसर्ट कर रहे हो दिस इज़ कॉल्ड नॉक इन, और अगर आप जीन निकाल रहे हो दिस इज़ कॉल्ड नॉक आउट, ठीक हो गया। और अगर आप रैंडम इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से कौन सी एक्सप्रेशन होगी, बस ये MCQ है, क्या कॉन्सेप्ट है, एक हमारे मतलब का नहीं है। रैंडम की वजह से कॉन्स्टिट्यूटिव यानी 24 घंटे के लिए, और अगर टारगेटेड इंसर्शन कर रहे हो तो कंडीशनल आपको देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो जो जीन मॉडिफिकेशन है उसमें रैंडमली हम जीन को माउस जीनोम में डाल सकते हैं, या फिर हम टारगेट करते हैं कि इस जीन को इंसर्ट करना है या इस जीन को डिलीट करना है। अगर हम रैंडमली कुछ भी जीन डाल देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, और अगर हम टारगेट करते हैं तो फिर कंडीशनल होगा। इसके बाद है कुछ ऐसे RNA होते हैं जो नॉन कोडिंग RNA होते हैं। नॉन कोडिंग RNA जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, दीज इंक्लूड माइक्रो RNA एंड स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। ये 2 RNA हैं जो मैसेंजर RNA को इनहिबिट करते हैं। जो माइक्रो RNA है दिस इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द सेल एज अ हेयर पिन स्ट्रक्चर, जिस तरह बालों की हेयर पिन होती है, क्लियर। अब इसमें लूज न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कहते हैं कि ये मैसेंजर RNA से बॉन्ड बनाता है, लेकिन लूज न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये मैसेंजर RNA की ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, उल्टा उसको तोड़ देता है। अब इसके अंदर होता क्या है
कि माइक्रो आरएनए की ये है कि बाज़ औक़ात जो कैंसर्स होते हैं वो माइक्रो आरएनए को यूज़ करते हैं ताकि ट्यूमर सप्रेसर जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट किया जा सके। इसके बाद है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये एक्सोजीनस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आता है, फॉर एग्जांपल वायरसेस से आता है। ठीक हो गया। जो माइक्रो आरएनए है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, वायरस से आता है। फिर इसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग करके मैसेंजर आरएनए को तोड़ देता है। क्लियर? ठीक हो गया। और ये हम नॉक डाउन एक्सपेरिमेंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो डेट वाज वेरी फजूल टॉपिक। क्लियर? तो सिंपल बता दूं, HIV की स्क्रीनिंग करनी है, एलाइजा कराओ, कंफर्मेटरी करनी है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करो, PCR के अंदर DNA को एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन अगर हम RNA वायरस को देख रहे हैं तो हम RT-PCR करेंगे। फिश के अंदर आप माइक्रो डिलीशन करते हैं। CRISPR-Cas9 इज गाइडेड बाय RNA। CRISPR-Cas को गाइड करने वाला गाइडेड RNA होता है, ना कि प्रोटीन सीक्वेंस होता है। साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डायग्नोज द फ्रेजाइल एग सिंड्रोम। दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी।